कोई आदमी कितना महान हो जाए कि उसे 2-4 गुनाह करने की छूट दे दी जाए। कुछ लोग हैं ऐसे जो महान होने की कोशिश करते हैं और इस महान होने की चाहत में जो भी उन्हें करना हो वो जायज़ है कि सही है कि गलत है कि ठीक नहीं है, लेकिन महान होने की चाहत में वो बहुत कुछ ऐसा गलत भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो महान हो जाए। ऐसे लोग हमारे आसपास, हमसे थोड़े दूर, किसी के अनुभव में हर जगह है। और ये लोग गांव में भी हैं, शहरों में ज़्यादा हैं। वो चाहते हैं कि उनके कहे को अक्षरशः माना जाए, उनकी हर बात को सही से सुना जाए और सही ही समझा भी जाए। सवाल वो बर्दाश्त नहीं करते। वो कई लोगों की किताबों से, कही गई बातों से इंस्पायर होके लोगों को कहेंगे कभी कभी कि हमें ऐसा जीवन चुनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब उनकी खुद की जिंदगी पर कोई सवाल करता है, इसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों से, इन शरीफ लोगों से शहर के शहर भरे पड़े हैं। कुछ आपके आसपास भी जरूर होंगे जिनसे आप, जिन पर सवाल उठाना चाहते हैं, जिनके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। ये किताब शहरी शरीफ इसी तरह की पूरी एक अनुभव यात्रा पर लिखी गई, जिसमें अगर मैं ये बात को, इस किताब को ना लिखता तो शायद बीमार हो जाता और उन लोगों पर कोई असर नहीं होता जिनके बारे में ये किताब लिखी गई है। असर पता नहीं अभी भी कितना होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये मेरा यकीन है कि आवाज़ उठाने का, ऐसे लोगों को जवाब देने का, अपनी लड़ाई जारी रखने का एक तरीका यह है कि उस बात को लिख दिया जाए, कभी किसी गीत की शक्ल में, कभी कविता में, कभी कहानी में, और आपके पास वक्त है और लिखने का थोड़ा भी आप सोचते हैं तो कभी एक छोटी उपन्यास के तौर पर भी वो लिखी जा सकती है। तो ये किताब और मैं आपके सामने रूबरू हूँ इसी बात को लेकर कि ये पूरी कहानी आपको बताई जाए कि क्या आपके आसपास होता है जब आप एक सिस्टम में काम करते हैं, जब आप गलत के खिलाफ गलत को गलत कहने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या आप पे गुजरती है। इस किताब के नायक सुशांत के माध्यम से ये बात आप सबके सामने, टॉकी टेल्स चैनल आपके सामने ये बात को रखने का एक और मौका दे रहा है। इस किताब के बारे में जो भी कुछ कहा जाए और कहा जाएगा, वो आप अपना चयन करेंगे कि ये किस तरह कौन सा विचार इस पर लागू किया जाए। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है कि जिन भी लोगों के बारे में ये लिखी गई है, बिल्कुल ये पात्रों के सिर्फ नाम काल्पनिक हैं, लेकिन उनकी करतूतें बिल्कुल असली। अब से आने वाले कुछ समय तक लगातार आप इसके माध्यम से जान सुन सकते हैं और आप अपने अनुभवों में भी जा सकते हैं कि ये शहरी शरीफ आपके आसपास कौन हैं जो तमाम बातें करेंगे, लेकिन उन्हें सवाल कोई भी बर्दाश्त नहीं है। तो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ ये बातचीत की शुरुआत इस उपन्यास के माध्यम से। मुझे पूरा पढ़ना अंत तक। गर्मी बहुत तेज थी, गाड़ी में एसी चल रहा था, लेकिन गर्मी का हमला गाड़ी और सवारी दोनों पर हावी हुआ जाता था। जून जुलाई की शाम में कोई 4 घंटे की यात्रा कर जब गाड़ी शहर में घुसी, तब तक शहर अंधेरे से काला पड़ चुका था। गाड़ी और रोड साइड लगे खंभों की कारीगरी से रोशनी और उजाले का एहसास हुआ जाता था, और कहीं कहीं बीच बीच में सुनसान अंधेरा गाड़ी की रोशनी के साथ साथ चलता था दूर तक। अंदर बैठा मैं बैठने से लेकर पसरने और फैल चुकने की शारीरिक स्थिति से गुजर रहा था बार बार।
शाम के अंधेरे में इस हालात में बेहद थके होने पर घर दूर से ही नजर आने लगता है। उमस और थकान से बार बार गाड़ी का शीशा ऊपर नीचे करने से ड्राइवर भी पक गया था। सफर वह भी तो कर रहा था, एकदम अलर्ट, बिना पसरे, बिना फैले। मोबाइल वाइब्रेशन पर था, इससे पता चल गया कि कोई फोन आ रहा है। जीन्स की आगे की जेब में फंसे फोन को जैसे तैसे ऊंचा नीचा होकर हाथ में लेकर स्क्रीन पर चमचमाते नाम को देखकर अचानक सीधा फुर्ती से बैठ गया और मुंह से कम आंखों से ज्यादा निकला, प्रेसिडेंट का फोन। एक ही पल में सोचते न सोचते हुए फोन उठाकर मैंने कहा, नमस्ते सर, सुशांत बोल रहा हूं। चाहे फोन सामने से आया हो, मेरी आदत है यदि कोई जानकार है तो भी मैं फोन उठाते ही अपना नाम भी साथ ही बता देता हूं। संस्था के 2 साल पहले बने प्रेसिडेंट का फोन था। उन्होंने भारी किंतु विनम्र आवाज में पूछा था, अभी कहीं बाहर से आ रहे हो? गाड़ियों की आवाज आ रही है। हाँ सर, फील्ड से लौट रहा हूं। काम के 1-2 और सवाल पूछने के बाद उन्होंने वो पूछा जिसके लिए उन्होंने फोन किया था। श्रद्धा जी का फोन आया था। वे कह रही थी, आखिर के 1-2 शब्द बोलते बोलते आवाज अवरोही क्रम में धीमी सी हो गई। यह मानकर चले होंगे वो कि मैं समझ गया कि श्रद्धा जी का फोन क्यों आया होगा। मैं समझ गया। श्रद्धा जैन, 85 वर्षीय महिला, जो संस्था की डायरेक्टर है। पहले वे समन्वयक थी, मतलब कोऑर्डिनेटर, फिर निदेशक बनी। पिछले 10-12 वर्ष से वे निदेशक के पद पर हैं और हाँ, मैं भी पिछले 20 वर्ष से यहाँ काम कर रहा हूँ। काम 20 वर्ष से कर रहा हूँ या 20 वर्ष से यहाँ हूँ, यह सोचा जा सकता है। तो फिलहाल मैंने कहा, ठीक है सर। उधर से प्रेसिडेंट की आवाज़ आ रही थी कि आप आकर कल किसी भी वक्त मिल लो। हाँ ठीक है सर। आवाज़ सुनकर कोई नहीं समझेगा, पर मुझे पता था कितना अजीब डर, धुंधलका, शंका और पीड़ा इस बमुश्किल 1 मिनट हुई बातचीत में मैंने महसूस की। कल का कोई समय तय कर फोन रख दिया उन्होंने। मैंने देखा मैं कुछ सुन्न हो गया हूँ, मुंह कड़वा सा हो गया। 3 दिन लगातार फील्ड में काम करने के बाद 4-5 घंटे की यात्रा से लौट रहा हूँ। कुछ भी याद नहीं रहा, न थकान, न गर्मी, न कुछ याद आई तो कुछ 1 सालों से मेरी निदेशक के साथ होने वाली घटनाएं, मेरे साथ होने वाला उनका व्यवहार और एक अजीब जिद व गुस्सा कि जिसमें वे मुझे मिटा ही देना चाहती है। बात यह है कि वे मुझे संस्था से निकाल देना चाहती हैं। सीधा कोई इल्जाम नहीं है मुझ पर, तो माहौल बनाया जाता है, मौका ढूंढा जाता है कि किस तरह मैं कुछ ऐसा करूं जो उस दर्जे की शिकायत बने, अपराध बने कि उस आधार पर ही मुझे निकाला जा सके। तो इस बार यह हुआ कि प्रेसिडेंट ने किसी फैकल्टी को निदेशक के कहने पर बुलाया हो। यह पहली बार हो रहा था इस संस्था में। यह भी सब जानते हैं कि श्रद्धा जी के होते प्रेसिडेंट सिर्फ साल में किसी वार्षिक लेखा रिपोर्ट पर लगने वाली सील भर था। श्रद्धा जैन से कुछ कह नहीं पाते थे वे क्या सरकार में सचिव, मुख्य सचिव, वर्तमान में कमिश्नर पद पर विराजमान लोग भी इनसे बात नहीं कर पाते सीधे मुंह। उम्र भी और किताबी ज्ञान भी है। ऐसा क्या है, क्यों है? यह कहानी फिर सही। तो प्रेसिडेंट का फोन आ चुकने के आधे एक घंटे बाद गाड़ी मेरे घर के आगे आ रुकी। टूर से लौटने पर कुछ सफलता का स्वाद हर बार महसूस होता था, पर इस समय मुंह में, खून में, रग रग में निराशा, हताशा और डर गज बजा रहा था। गाड़ी में आखिरी किलोमीटर देख ड्राइवर को लॉगबुक भरकर देते हुए मैं उतरा। अनमनासा धन्यवाद कहकर घर के अंदर आ गया। घर में पहली बार में कोई पकड़ नहीं पाया कि मैं बेस्वाद सा, बेचैन सा लौटा हूं आज। अब कल के उस समय का, 11 बजे का ख्याल आ रहा था जब प्रेसिडेंट से मिलना था।
चूंकि डायरेक्टर ने मेरे बारे में कुछ इस तरह कहा है कि वह शिकायत लगे और प्रेसिडेंट उस निर्णय की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाए। जो निर्णय मंतव्य में श्रद्धा जैन पूर्व में ही बना चुकी हैं। वे चाहती हैं कि कोई एक्शन हो ऐसा जिससे मुझे संस्था से किसी भी तरह बाहर किया जा सके। खाना भी खाया गया, बिस्तर पर भी जाया गया, पर न खाना ठीक से खा पाया था और न नींद ही आ रही थी। पूरी रात जागे जागे निकल रही थी। बार बार पेशाब आ रहा था। शायद चिंता, घबराहट और कुछ हताशा महसूस करने पर बिना कोई घोषित बीमारी के भी ऐसा होता होगा। होता रहा रात भर। इस दौरान मन ही मन में तैयारी भी करता रहा कि क्या क्या बता दूंगा मैं प्रेसिडेंट को। कितनी कितनी बातें हैं मेरे पास श्रद्धा जैन की, जो पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रही हैं कि मैं संस्था से निकल जाऊं। बस उफ, एक लंबी फहरिस्त मेरे जहन में दौड़ती रही रात भर, क्रमबद्ध नंगी सच्चाइयों सी। मन में यकीन था प्रेसिडेंट सुनेंगे जरूर मेरा भी पक्ष। वे तो कविता भी लिखते हैं। उनकी एक चर्चित कविता है कुछ सवाल पूछने के विषय पर। मैंने उन्हीं के मुंह से सुनी है। जब वे सुना रहे थे तो उनके चेहरे पर एक सच्ची और मासूम सी मुस्कान भी मैंने देखी है। यह सब याद आया तो भरोसा हुआ कि वे मुझे सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। और यह भी ख्याल मुझे गति दे रहा था कि मेरी बात सच्चाई और तर्क के साथ सुनकर वे दुविधा में पड़ जाएंगे कि अब कार्रवाई मुझ पर करें, जो कि एक सामान्य कैडर है, उस पर करें कि निदेशक पर करें, जो कि पद में, कद में और मद में भी बड़ी है, बहुत बड़ी। आपको क्या लगता है? मुझे तो यह लगता है कि जितना बड़ा और विशाल कुछ भी होगा तो उस पर कहीं से भी एक कंकर भी यदि फेंका गया तो उसे लगेगा, निशाना चूकेगा नहीं। ऐसे ही ख्याल आते जाते रहे। बमुश्किल सुबह हुई। मानो इस सुबह को मैं जल्दी से कहीं से खींच लाया और रात को दूर धक्का देकर बिना बोले विदा कर आया। इस सुबह में धूप थी पर रोशनी मुझे नजर नहीं आ रही थी। फिर भी कुंठा और डर के शाह धब्बों के साथ नहाकर मैं तैयार हो गया प्रेसिडेंट से मिलने जाने को। नियत समय से कोई 15 मिनट पहले ही मैं वहां पहुंच गया और इंतजार करने लगा। समय हो गया और उसके ऊपर कोई 10 मिनट गुजरे होंगे कि मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उन्हें कॉल कर दिया। उन्होंने फ़ोन उठाया और पूछा कि क्या मैं पहुंच गया हूं। मैंने हाँ कहा तो उन्होंने कहा आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, किसी की तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे वहां मिलने जाना पड़ा। मैं पहुंचता हूं बस थोड़ी देर में। प्रेसिडेंट की आवाज़, टोन और लहजे ने मेरे डर को कम किया। कोई आधे घंटे बाद यानी नियत समय से लगभग पौन घंटे देर से वे आए। एक गाड़ी जिसका नंबर मैं जानता हूँ उसे स्वयं ही चला कर आए थे। तो गाड़ी से बाहर आते हुए मेरी तरफ देखा और मेरी नमस्ते के जवाब में उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए फिर वही कुछ कहा कि क्यों देर हो गई आने में उन्हें। मैं मुख्य भवन के अहाते से गेट के सामने ही खड़ा था और लगभग 1 घंटे से खड़ा ही था, पर थका नहीं था। शायद थकान का ख्याल भी नहीं आ रहा था। अहाते से ऊपर कोई 5-7 सीढ़ियाँ चढ़कर हम भवन के अंदर आ गए। वे आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे। एक कमरा जिसके बाहर अध्यक्ष की नेम प्लेट लगी थी, उसमें वे घुसे और उनके पीछे पीछे मैं। हाँ, यह बता देता हूँ कि यह किसी संस्था का ऑफिस है और वे इसके भी अध्यक्ष हैं। शहर की 3 संस्थाओं के अध्यक्ष हैं वे, यह तो मैं जानता हूँ। रिटायर्ड IAS हैं इसलिए, और भी कई जगह अध्यक्ष नुमा पदों पर वे हो सकते हैं। कई बार मैंने सोचा और देखा भी है कि ये बड़े बड़े पदों से रिटायर्ड लोग संस्थाओं में क्यों कर आ जाते हैं। कोई कार्य करने या कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, कभी सचिव के तौर पर, कभी अध्यक्ष के तौर पर। बड़े नामी IAS मैंने इन संस्थाओं के अध्यक्ष और सचिवों के पद पर देखे हैं। तो ये 3 संस्थाओं के अध्यक्ष थे। खैर, तो एक बड़ी सी टेबल से लगी कुर्सियों में से एक पर बैठने को प्रेसिडेंट ने मुझे कहा और हाथ से इशारा भी किया। मैं थैंक यू कहकर खड़ा रहा तब तक जब तक कि पहले वे नहीं बैठ गए।
एक कमरे में अकेले आमने सामने हम दोनों पहली बार बैठे थे। यों मैं पिछले 4-5 वर्षों में इनके साथ बहुत सी कार्यकारिणी बैठकों में, वर्कशॉप में, प्रशिक्षणों में, किसी गेट टुगेदर में मिलता रहा हूँ, बात करता रहा हूँ, इन्हें सुनता रहा हूँ। किंतु इस स्थिति में पहली बार कि जब डायरेक्टर ने मेरे बारे में इन्हें कुछ कहा और मुझे इन्होंने बुलाया है। हाँ, यह बता दूं कि कल शाम इनके फ़ोन आने के बाद जितने गुस्से, डर, दहशत और कुंठा में मैं था, अब बिल्कुल वैसा नहीं था। मैं बेहद शांत, संयत और खुद को मजबूत महसूस कर रहा था। शायद मैदान में उतरने से पहले हर खिलाड़ी थोड़ा, डर नहीं कहूँगा, पर मैदान में आने पर खुद को तैयार पाता है, कुछ वैसा लग रहा था मुझे। बताइए सुशांत जी, श्रद्धा जी का फ़ोन आया था, कुछ कह रही थी, ऐसा क्या कुछ हुआ? मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा और मेरे जवाब का इंतजार करने लगे। कोई 2 या 3 सेकंड खामोश रहने के बाद मैंने बोलना शुरू किया। मुझे कल से ही लग रहा था कि शायद मेरी पूरी बात प्रेसिडेंट नहीं सुनेंगे। शायद वे बिना सुने ही मुझे कुछ ताकीद करेंगे, चेतावनी देंगे, या फिर ऐसी ही मनोदशा तो थी मेरी। यही सब तो सोच रहा था मैं, किंतु यहाँ कुछ और ही हुआ। मैंने बोलना शुरू किया और मैं बोलता गया। लगभग 35 मिनट में बोला। इस दौरान प्रेसिडेंट अपनी चेयर के हत्थे पर कोहनी टिकाकर तो कभी हाथ की हथेली में अपना चेहरा होल्ड कर सुनते रहे लगातार। मैं कहता रहा लगातार। बीच में बमुश्किल 1-2 बातों को सुनकर कुछ ठीक से समझने के लिए कुछ पूछ लेते थे और सुनने लग जाते थे। कोई 2 मिनट उन्होंने बीच में खुद पर खर्च किए होंगे। फिर मैंने कहा, यही सब है बस, और मैं अपने एक एक शब्द के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वे भी 2-3 सेकंड कुछ नहीं बोले थे। मुझे लग रहा था कि वे मुस्कुरा रहे थे। हाँ, वे मुस्कुराए, थोड़ा कमर सीधी करके मानो फिर से कुर्सी पर बैठे, और कुछ इस भाव से बोले कि मुझे लगा उन्हें मेरी बात पर पूरा यकीन आ गया है। ना कुछ गलत बताने की गुंजाइश है, ना कुछ झूठ समझे जाने की। और ऐसी स्थिति मानो अपनी लगभग 60-62 साल जिंदगी में उनके सामने पहली बार आई हो, जिसे धर्म संकट कहकर बुलाया जाता है। हाँ, यह सच है, वे धर्म संकट में थे। कोई 5-6 मिनट वे कुछ बोले, इसमें मेरा बोलना भी शामिल था। और इसी दौरान उन्होंने एक बार धर्म संकट शब्द का इस्तेमाल भी किया था, जब यह सवाल मुझसे किया कि क्या कभी आपने खुद को धर्म संकट में पाया है सुशांत? उन्होंने बेहद संयत, सहज, शिक्षित अंदाज और व्यवहार करते हुए बस यही कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सबसे पुराने हो, सीनियर हो। श्रद्धा जी ने भी इतने वर्षों तक काम किया है, उनका नाम है, योगदान है, तो दोनों मिलकर काम करो। हाँ, यह भी मुझसे पूछ लिया था कि आपके लिए यदि कोई और विकल्प हो, आप सोच रहे हैं तो बताइए, वहाँ भी मैं बात कर सकता हूँ आपके लिए। मतलब श्रद्धा जी ने जिस तरह से उनसे बात की थी, अपनी बात रखी होगी, जरूर ये कहा होगा कि कैसे भी करके इसे संस्था से दूर किया जाए। प्रेसिडेंट ने अपने मन की बात, जो दरअसल श्रद्धा जी के मन की बात थी, बताते ही मुझसे कहा था कि आपके लिए मैं कोई और भी विकल्प ढूंढ सकता हूं। और वो ढूंढ सकते हैं। 3 संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, ये तो मैं जानता हूं। हो सकता है कुछ और भी संस्थाओं के अध्यक्ष हों, और रिटायर्ड IAS हैं। हम मान के चलते हैं कि वो मुझे कहीं ना कहीं लगवा सकते थे, किसी और संस्था में मेरी नौकरी लगातार जारी रखवा सकते थे। नहीं, मैं जिस मूल्य और मकसद के लिए काम कर रहा हूं, वो सब यहाँ है, तो मैं किसी और जगह काम करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। और किसी दूसरी जगह यहाँ से ज़्यादा पैसे मिलने पर भी मेरी प्राथमिकता तो वो कभी नहीं बन पाएगी सर। वे रुके रहे अपने कक्ष में। मैं मुझे पूरी तरह सुनने के लिए धन्यवाद करता हुआ बाहर आ गया, बिल्कुल निडर, कॉन्फिडेंट, और एक अजब गजब ताकत यहाँ से लेकर मैं निकला।
जो मुझ में इससे अगले 7-8 साल तक भी कायम रही। 7-8 साल और शायद आगे भी, क्योंकि तब से अब तक संघर्ष, मुश्किलों और अधिक बुरी बात की षड्यंत्रों में भी फंसा हुआ हूँ, जूझ रहा हूँ मैं। आप यहाँ रुक भी सकते हैं, मुझे बिना पूरा पढ़े। यदि यहाँ से आगे पढ़ते हैं तो पूरा ही पढ़ना अंत तक, जैसे मुझे प्रेसिडेंट ने पहली बार में सुना है, पूरा अंत तक। यदि यहाँ से आगे पढ़ते हो मुझे, यदि यहाँ से आगे सुनते हो मुझे, तो पूरा ही पढ़ना या पूरा ही सुनना अंत तक, जैसे मुझे प्रेसिडेंट ने पहली बार में सुना है, पूरा अंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी देर से ना आने वाली डायरेक्टर, हाँ श्रद्धा जैन, 9:30 बजे ऑफिस आ जाती थी। ऑफिस का समय 10 से 5 बजे का है। अधिकांश स्टाफ 10 बजे तक ऑफिस के अंदर होता था। कोई यदि कभी थोड़ा लेट होता तो फोन कर सूचना दे देता। यह उन दिनों की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो जो देर से आता उसे कारण बताना होता, कभी निदेशक को तो अनौपचारिक रूप से, कभी साथ वालों को। सदा समय पर आने वाली निदेशक के ऑफिस में एक शख्स ऐसा भी था जो अक्सर लेट ही आता था, अक्सर। यह शख्स कोई 5-6 साल रहा। इसने अपना साइड बिजनेस भी चला रखा था, टैक्सी का। इसकी टैक्सी कभी निदेशक के लिए भी लगती। पूरे वाजिब दाम यह जना वसूलता, लेकिन समय पर नहीं आने के लिए इसे कुछ कहा नहीं जाता था। लोग कयास लगाते। खैर, मैं लगभग 10 साल तक एक भी दिन ऑफिस देर से नहीं गया। प्रेरणा सिर्फ निदेशक ही थी। पर मैं शुरुआत के दिनों से ही सोचा करता था कि ऑफिस का कायदा और नियम सब पर एक होने चाहिए और लागू भी होने चाहिए। आज भी यही सोचता हूं और पिछले लंबे समय से इसी सब के लिए लड़ रहा हूं। लोगों को लगता है कि भिड़ रहा हूं। निदेशक, जो कि कोई पहले 15 वर्ष पूर्व से लेकर पिछले 7-1 साल तक कोऑर्डिनेटर कहलाती थी, तो वे सर्वे सर्वा, किंतु उन्हें लगा तो उन्होंने अपना पद डायरेक्टर घोषित कर दिया। एग्जीक्यूटिव ने यस कर दिया। अभी पिछले कुछ समय, कोई 3-1 साल हुए हैं कि उन्होंने खुद को संस्था का सचिव घोषित कर दिया। एग्जीक्यूटिव ने यस कर दिया। 82 की उम्र में सचिव बनी श्रद्धा जैन 85 तक भी सचिव है। इससे आगे क्या क्या हुआ जा सकता है, जरूर यह सब इनके ख्याल में होगा। और होकर क्या क्या किया जा सकता है, किसके साथ किया जा सकता है का भी ब्लूप्रिंट इनके पास होगा। और मेरे साथ क्या किया जा सकता है, कैसे, इस सब की तो इनके पास पिछले 7-8 साल से एक योजना है। पढ़ा था कि फिदेल कास्त्रो को खत्म करने के लिए अमेरिका ने कोई 200 बार योजना बनाई, षड्यंत्र किया और हर बार कोई ना कोई हमला किया, पर वह हर बार बच गया। मैं फिदेल नहीं हूं, पर इनके हमले, इनकी योजनाएं अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगी, यह तय है। वैसे ही जैसे इनकी वजह से पहले मेरी तकलीफें और बाद में मेरा मरना तय है। शायद अब ज्यादा समय नहीं लगे। अभी मैंने इनकी योजना में एक बदलाव देखा है कि अब ये बिना सामने आए योजना बना रही है और पहली बार कोई 6 माह पहले परिवार के एक व्यक्ति को सक्रिय रूप से इस कार्य में शामिल कर लिया है। भावनात्मक हथियारों का प्रयोग भी अब किया जा रहा है। इनके इस परिजन ने ही कोई 5-6 साल पहले एक दिन मुझे हंसते चहकते कहा था कि अरे तुम इन्हें जानते नहीं, तुम अपना कुछ और इंतजाम कहीं कर लो। फिर 1-2 काम की जगह भी इस शख्स ने मेरे कान में डाल दी थी।
हाँ, इस परिजन ने ही झोंक झोंक में मुझे इनकी आंतरिक कड़वाहटों से भी वाकिफ करवा दिया था। जरूरी हुआ तो आपको जरूर बताऊंगा। तो यह सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह शख्स शहर का बड़ा नामचीन भारी विद्वान, उम्र दराज और शायद शरीफ भी तो माना जाता है। शराफत कहाँ किस तरह इसकी नज़र आती है, यह आपको जरूर जान लेना चाहिए। मीटिंग करने की शौकीन निदेशक सुबह सुबह 10 बजे से ही ऑफिस के सभी कैडर सदस्यों को मीटिंग हॉल में बुला लेती। यह मीटिंग दिन में लंच तक चलती और लंच के बाद भी तब तक जारी रहती जब तक कि इनका ड्राइवर ना आ जाता इन्हें घर वापस ले जाने के लिए। ऑफिस की कोई गाड़ी कभी नहीं खरीदी गई। इन्हीं की गाड़ी और इन्हीं के घर का सहायक, जो ड्राइवरी भी जानता था, उसे ही संस्था से पेमेंट करवा दिया जाता। गाड़ी में पेट्रोल और मासिक रखरखाव का खर्च भी इन्हें कर दिया जाता। तो यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर चलने वाली मीटिंग तब तक ही चलती जब तक कि इनका ड्राइवर न आ जाता, और एक बार उसके आने पर मीटिंग, मुद्दा, बात कहीं भी हो तुरंत छोड़ दिए जाते। मीटिंग समाप्त हो जाती। जम्हाइयाँ उबासियाँ लेते लोग अक्सर अपनी अपनी टेबल पर लौटते, कुर्सी पर टिककर, कभी चुप रहकर, कभी हंसकर, तो कभी आश्चर्य से बात करते कि क्या किया आज मीटिंग में, क्या कह रही थी ये, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, यह सच है कि पिछले 7-8 सालों में जितने भी लोग संस्था में लिए गए, वे सभी या अधिकांश एक ही आधार पर लिए गए कि वे बस हाँ में हाँ मिलाएं, सवाल ना पूछें, या जो कुछ कहा जा रहा है उसे बस सुनते जाएं। बीच में सवाल पूछने की मनाही थी अनकही। इन पिछले 7-8 वर्षों में संस्था से वे लोग एक एक कर जाते जा रहे थे जो अनुभवी थे, अपने विषयों के विशेषज्ञ थे। क्यों चले गए ये लोग? चले गए क्योंकि संस्था से बाहर बहुत सी नई पुरानी संस्थाएं थी जो अपना काम बढ़ा रही थीं, काम का विस्तार कर रही थी। सिमट रहा था तो इस संस्था का काम, जो शहर में सबसे पुरानी थी, जिसे बनाने वाले देश के सबसे नामचीन और बेहद ईमानदार लोग थे। इस संस्था में जो लोग थे उन्हें बाहर खूब काम मिल रहा था, यहाँ से डबल और उससे भी ज़्यादा पैसे में, किंतु इस संस्था को काम नहीं मिल रहा था। ऐसा कैसे हुआ? यह कैसे हो सकता है? क्या है इस सब के पीछे? कौन है? किसकी मंशा इस सब के पीछे काम कर रही थी? कोई तो है। हम अपनी बात को जारी रखेंगे अगले किस्से तक। आप बने रहिए हमारे साथ अगले किस्से तक। थैंक यू।